एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 24 करने लगे हैं। एरिया मालूम करना है एनक्लोज बाय द पैरेललोग्राम। वो एरिया मालूम करना है जो पैरेललोग्राम से बने। कौन सी पैरेललोग्राम से एनक्लोज हो? फॉर्म बाय द टेंजेंट्स, वो पैरेललोग्राम जो टेंजेंट्स की मदद से बने। एट द एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स के कॉन्जुगेट डायमीटर्स के एंड्स लें, उन एंड्स के ऊपर टेंजेंट लाइंस बनाएं, उन टेंजेंट लाइन से बनेगी एक पैरेललोग्राम। प्रूव ये करना है कि उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो एरिया कांस्टेंट है। यानी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने कौन से दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स लिए हैं। आप जोन से मर्जी दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स लें एलिप्स पर, उन कॉन्जुगेट डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स के ऊपर आप टेंजेंट लाइंस बनाएं, उन टेंजेंट लाइन से बनेगी एक पैरेललोग्राम और प्रूव ये करना है कि उस पैरेललोग्राम का एरिया कांस्टेंट होगा। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से कॉन्जुगेट डायमीटर्स लिए थे। कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो एलिप्स की x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। आप कोई पैरेलल कॉर्ड्स लें, उन पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट से डायमीटर बनाएं। वो जो नया डायमीटर बने उसके पैरेलल कॉर्ड्स लेकर उनके मिड पॉइंट से डायमीटर बनाए। ऐसे दोनों डायमीटर्स को हम कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहते हैं। ये दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर्स एलिप्स के सेंटर में से पास करते हैं। अगर आप पहले डायमीटर को चेंज कर देंगे तो दूसरा डायमीटर भी चेंज हो जाएगा, उनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने प्रूव ये करना है कि अगर इन एंड पॉइंट्स पर हम टेंजेंट लाइंस ड्रा करें तो उनसे पैरेललोग्राम बनेगी और उस पैरेललोग्राम का एरिया कांस्टेंट होगा। एरिया कांस्टेंट होना आपने प्रूफ करना है। इसके लिए याद करवा देता हूं जरा कि अगर कॉन्जुगेट डायमीटर्स के जो एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल θ1 हो और दूसरे एंड पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल θ2 हो, तो दोनों एसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस हम प्रूव कर चुके हैं कि π/2 के इक्वल होता है। अगर एक डायमीटर के एंड पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल θ1 है और उसके कोऑर्डिनेट्स a cos θ1 b sin θ1 है और दूसरे कॉन्जुगेट के एंड पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल θ2 है, उसके कोऑर्डिनेट्स a cos θ2 और b sin θ2 होंगे। और चूंकि θ2 माइनस θ1 π/2 के इक्वल है, इसलिए θ2 को हम θ1 में चेंज कर सकेंगे और उस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस a sin θ1 और b cos θ1 आ जाएंगे। तो इस बात का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स हैं उनमें से एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम a cos θ1 b sin θ1 ले लेंगे और दूसरे कॉन्जुगेट डायमीटर का एक एंड पॉइंट हम माइनस a sin θ1 और b cos θ1 ले लेंगे। और हमें एक और बात का इस्तेमाल करना है और वो इस बात का इस्तेमाल करना है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल के वर्सेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों तो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है, अगर आपको वर्सेस मालूम है, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आखिर में इसका मॉडुलस भी ले लिया करते हैं। इस बात का भी हमने इस्तेमाल करना है। तो पिक्चर की मदद से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एलिप्स है, एलिप्स के ऊपर हमने लिए हैं फर्ज करें कोई से दो पॉइंट्स जो कि कॉन्जुगेट डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स हैं। टोटल हमारे पास कॉन्जुगेट डायमीटर्स के 4 एंड पॉइंट्स हैं। इन एंड पॉइंट्स पर हमने ड्रा की हैं टेंजेंट लाइंस। इन टेंजेंट लाइंस की मदद से बन रही है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम बन रही है, हमने इस पैरेललोग्राम का मालूम करना है एरिया। अगर हम इन कॉन्जुगेट डायमीटर्स को चेंज करते चले जाएं, इनके एंड्स पॉइंट्स चेंज होते चले जाएंगे, हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम चेंज होती चली जाएगी। प्रूव ये करना है कि ये पैरेललोग्राम गो के शेप में चेंज हो जाएगी, लेकिन इस पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा कांस्टेंट है। इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स हमने कौन से वाले कॉन्जुगेट डायमीटर्स लिए हैं। इस एरिया को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। पैरेललोग्राम का एरिया हमें कैलकुलेट नहीं करना आता है, इतना आसान काम नहीं है पैरेललोग्राम के एरिया को कैलकुलेट करना। इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं कि इतना पोर्शन ले रहे हैं। ये एक ट्राइंगल है,
ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों वर्सेस हमें मालूम है। ये एलिप्स का सेंटर है जो इस वक्त ओरिजिन है, ये कॉन्जुगेट डायमीटर का एक एंड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं, यानी हमें ये तीनों वर्सेस मालूम हैं। अगर हमें ये तीनों वर्सेस मालूम है तो हम इस ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। इस ट्राइंगल के एरिया को मालूम करने के बाद अगर मैं डबल कर दूंगा तो इतने बॉक्स का एरिया आ जाएगा, और उसको अगर मैं 4 टाइम्स कर लूंगा तो मेरे पास पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो यही काम हमने करना है, हम इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करके उसे डबल करेंगे और फिर उसे 4 टाइम्स करेंगे तो इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, जो कि बन रही है कॉन्जुगेट डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स पर बनाई गई टेंजेंट लाइंस की मदद से। और प्रूव ये करना है कि ये एरिया हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे ये डायमीटर्स हमारे चेंज होते चले जाएं। इस बात को लिखते हैं और प्रूफ करते हैं। तो एलिप्स की इक्वेशन ले लेते हैं। क्या इक्वेशन होगी? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने एलिप्स ले ली। इसके कॉन्जुगेट डायमीटर्स के 2 एंड पॉइंट्स हमें याद हैं। एसेंट्रिक एंगल अगर एक का θ1 हो तो दूसरे का θ2 इक्वल होता है π/2 प्लस θ1 के, और कोऑर्डिनेट्स उनके ये होते हैं। अगर ए कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो हैं वो ए cos θ1 बी sin θ1 है, तो उसमें से जो दूसरा कॉन्जुगेट डायमीटर होगा उसका एक एंड पॉइंट माइनस ए sin θ1 और बी cos θ1 होगा। ये हमें याद है। एलिप्स का सेंटर हमें मालूम है क्या है। एलिप्स का जो सेंटर है जी क्या है भला? वो 0 0 है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। आंसर हमें पहले से ही मालूम है, 4AB आएगा, लेकिन मालूम करना है इस ट्राइंगल की मदद से। ट्राइंगल के एरिया को पहले डबल करना है और फिर 4 टाइम्स करना है तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। कैलकुलेशंस करते हैं। अगर मैं ट्राइंगल के इन कॉर्नर्स को नाम दे लेता हूं, ये तो ओरिजिन ही है, इसको फर्ज करें हम नाम दे लेते हैं A, और इसको नाम फर्ज करें हम दे लेते हैं B, तो मेरी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा लिख लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल OAB का एरिया, इसको डबल करेंगे तो इस एक बॉक्स का एरिया, फिर उसको 4 टाइम्स करेंगे तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया, और कैलकुलेट करते हैं। आंसर कोई कांस्टेंट आना चाहिए, इस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमने जो डायमीटर लिया था उसका एसेंट्रिक एंगल जो है, उसके एक पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल जो है वो क्या था, इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। एरिया का फार्मूला आपको याद है ट्राइंगल के, ये 4 2 8 हो जाएंगे। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला हाफ, और डिटर्मिनेंट में तीनों पॉइंट्स के वर्सेस, एक पॉइंट ओरिजिन है जिसके वर्सेस 0 और 0 हैं, और एक पॉइंट के वर्सेस a cos θ1 b sin θ1 है, और जो थर्ड पॉइंट है उसके वर्टेक्स माइनस a sin θ1 और b cos θ1 है। और एरिया का फार्मूला होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। x1 y1 किसको रखना है, x2 y2 किसको रखना है, x3 y3 किसको रखना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस एक गड़बड़ होने के चांसेस हैं, और वो क्या कि हो सकता है इनकी तरतीब चेंज करने से आंसर नेगेटिव आ जाए।
लेकिन याद रहे एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर ऐसा आ गया तो आप उसको पॉजिटिव बना लेंगे और एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बेसिकली ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में यहाँ मॉडुलस होना चाहिए, ताकि अगर कभी ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ गया तो एरिया चूँकि पॉजिटिव होता है इसलिए फाइनल आंसर पॉजिटिव बन जाए। लेकिन जनरली हम इस फार्मूले में यहाँ मॉडुलस नहीं डालते हैं, हमें खुद से ही याद है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आ भी जाए तो हम उसे पॉजिटिव कर लिया करते हैं। बस अब हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 और 8 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 4। और डिटर्मिनेंट को अगर हम फर्स्ट रो से सॉल्व कर लें तो फर्स्ट रो से सॉल्व करने पे 0 फर्स्ट एलिमेंट, उसके साथ कोफैक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर -0, फिर +1 और 1 के साथ जो है बाकी जो डिटर्मिनेंट बचेगा हमारे पास a cos थीटा 1, b sin थीटा 1, -a sin थीटा 1 और b cos थीटा 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ab cos स्क्वायर थीटा 1, फिर माइनस फार्मूले का इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आंसर आएगा, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा ab साइन स्क्वायर थीटा 1। ab इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा हमारे पास 4ab और अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको सही याद आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो आंसर आ गया 4ab। और ये आंसर जो है आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट आंसर आया है। कांस्टेंट क्यों आया है? क्योंकि इसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं हुआ। बेसिकली हमारे पास जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं उनके पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं अगर, तो थीटा चेंज होने की वजह से हो रहे हैं। अब फाइनल आंसर 4ab आ गया है, इसमें कोई थीटा नहीं आया। इसका मतलब है हम कॉन्जुगेट डायमीटर्स जोन से मर्जी दो ले लेंगे, जब भी उनके एंड पॉइंट्स पे बनने वाली टेंजेंट लाइंस से बनने वाली पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमेशा 4ab आएगा। ये हमने पहले ग्राफिकली चेक भी किया था कि यही आंसर आना चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन को जल्दी से एक दफ़ा देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि एलिप्स के कॉन्जुगेट डायमीटर्स लें, उनके एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस बनाएं, उन टेंजेंट लाइन से पैरेललोग्राम बनेगी, उस पैरेललोग्राम का एरिया जो है प्रूव ये करना है कि वो कांस्टेंट है। यानी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कॉन्जुगेट डायमीटर्स कौन से दो लिए हैं। हमने दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स ले लिए, उनमें से एक के एंड पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल हमने थीटा 1 कह लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं a cos थीटा 1 b sin थीटा 1 आ गए। हमें मालूम है कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट्स के एसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस π/2 होता है। ये जो दूसरा कॉन्जुगेट डायमीटर है इसका ये वाला एंड पॉइंट हमने डायरेक्ट लिख लिया, डिफरेंस को π/2 लेते हुए ये हमारे पास बन गया -a sin थीटा 1 b cos थीटा 1। हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना था। मैंने कहा पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पिक्चर देखते हुए अंदाज़ा हुआ कि अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें और उसको पहले डबल करें तो इस बॉक्स का एरिया बन जाएगा, फिर उसको 4 टाइम्स करें तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करेंगे। और ट्राइंगल के अगर हमें वर्टिसेस मालूम हो तो ट्राइंगल का एरिया हमें मालूम करना आता है हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया ट्राइंगल के एरिया का, उस ट्राइंगल के एरिया को डबल और फिर 4 टाइम्स किया तो पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 4ab आ गया। आंसर में थीटा 1 नहीं इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब है कॉन्जुगेट डायमीटर्स आप चाहे चेंज करते चले जाएंगे और उनके एंड पॉइंट्स पर जब आप टेंजेंट लाइंस बनाएंगे तो बनने वाली पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा कांस्टेंट 4ab ही होगा। आज के लिए इतना ही।